हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लेसन 6 कर रहे थे जिसका नाम है मुद्रा का अर्थ, कार्य और पूर्ति। तो हम ये टॉपिक करते जा रहे हैं बारी बारी से। हमने मुद्रा का विकास पढ़ा था और वस्तु विनिमय पढ़ा था। वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमने पढ़ा था। इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा है, अनेक तरह से मुद्रा की परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले जो मुद्रा की परिभाषा आई है वो क्या आई है कि मुद्रा कोई भी एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। कोई भी ऐसी वस्तु जो वस्तुओं को खरीदने बेचने में वो जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है, मुद्रा होती है। फिर धीरे धीरे लोगों ने बचत करनी शुरू करी तो फिर मूल्य संचय के रूप में भी मुद्रा को परिभाषित किया जाने लगा कि ऐसी कोई वस्तु जो मूल्य के संचय के रूप में भी काम आती है, मूल्य का संचय भी करती है। फिर इसी तरह से मूल्य के मापक के रूप में भी उस मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। फिर स्थगित भुगतान, जो भविष्य में जो भुगतान करने हैं उनके रूप में, उनमें भी मुद्रा का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से कुल मिला के क्या परिभाषा बन गई कि कोई भी ऐसी वस्तु जो विनिमय का साधन भी है, मूल्य संचय के रूप में भी कार्य कर रही है, मूल्य के मापक के रूप में भी कार्य कर रही है और स्थगित भुगतान का भी काम कर रही है। ये सारे कोई भी एक वस्तु है जो ये काम कर रही है उसको क्या कहते हैं, वो एक मुद्रा है, उसको हम मुद्रा बोलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मुद्रा की ये एक जनरल परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है कि कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का कार्य भी करती है, मूल्य संचय के रूप में भी कार्य करती है, मूल्य के मापक के रूप में भी कार्य करती है और स्थगित भुगतान या भावी भुगतान जो भविष्य में भुगतान करने होते हैं उनके रूप में भी वो कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। फिर अभी कि मुद्रा की परिभाषा को 2 तरीके से देखा गया है। एक तो वैधानिक परिभाषा होती है। वैधानिक का मतलब कि जो कानूनी रूप से जो जिसको परिभाषा को मुद्रा को माना गया है कि मुद्रा की कानूनी परिभाषा या वैधानिक परिभाषा क्या है कि कानूनी तौर पर मुद्रा कोई एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया गया है, कि कानून ने ये माना है कि ये मुद्रा है। जैसे एक नोट है, 5 रुपए का नोट है, तो कोई भी व्यक्ति उसको लेने या देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून ने उसको मुद्रा घोषित किया है कि कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया गया है, वस्तुओं को लेने देने में जिसको कानूनी रूप से मंजूरी दी गई है। सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया है। कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति जो है वो उस मुद्रा को लेने या देने से इनकार नहीं कर सकता और इसे आदेश मुद्रा भी कहते हैं। भी आदेश मुद्रा की सरकार का आदेश है उसके पीछे कि कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा के रूप में वस्तु है जो ये काम करती है उसको लेने या देने से मना नहीं कर सकता। इसको आदेश मुद्रा भी कहा जाता है। फिर एक परिभाषा है भी कार्यात्मक परिभाषा। कार्यात्मक जैसे नाम से ही है कार्य, कि कोई भी ऐसी वस्तु जो ये 3-4 काम करती है। 4 काम कौन से? जैसे विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, यानी कि वस्तुओं को खरीदने बेचने में उसका प्रयोग होता है। मूल्य के मापदंड का कार्य करती है, किसी भी वस्तु के मूल्य को माप देती है कि ये कार है, ये 5 लाख रुपए की है, ये चीज़ 10 रुपए की है, ये 20 रुपए की है। इस तरह से जो मूल्य को माप देती है, मूल्य को मापने का कार्य करती है। भावी भुगतानों के मान का कार्य करती है कि अगर आपने जैसे मान लिया ऋण लिया है तो आप 2 वर्ष के बाद कितने रुपए उसको दोगे जिससे आपने ऋण लिया है। तो इस तरह से, या किसी को वेतन देना है, मजदूर को हमने खेत में या काम पे लगा लिया, उसको 1 महीने के बाद या हफ्ते के बाद कितना देना है। ये सब जो कार्य है वो मुद्रा जो है वो भावी भुगतान में आ जाता है। ये भावी भुगतान में आ जाता है। या उसकी जो सेवक काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके मूल्य का मापदंड, कि उसकी सेवाओं का जो मापदंड, उसके मूल्य का मापदंड ये करती है, मुद्रा करती है। तो मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य करती है, भावी भुगतानों के मान का कार्य करती है, मूल्य के संचय का भी कार्य करती है। जो लोग बचत करते हैं उसका मूल्य जो है वो संचित हो जाता है, उसका जो कीमत है उसका संचय के रूप में उसको स्टोर करने का काम भी कार्य
ये करती है, मुद्रा करती है। तो ये कार्यात्मक भाषा है। कार्यात्मक परिभाषा क्या है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, मूल्य के मापदंड का कार्य करती है, भावी भुगतानों के मान का कार्य करती है और मूल्य के संचय का कार्य करती है कोई भी वस्तु, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। तो ये मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, कई बार ये परिभाषाएं आ जाती हैं। ये कार्यात्मक परिभाषा। वैधानिक परिभाषा पूछिए तो ये आदेश मुद्रा, यही है वो मुद्रा जिसके पीछे सरकार का आदेश है कि ये जो है कानूनी तौर पर इसको मान्यता मिली हुई है। इसी तरह से फिर कार्यात्मक परिभाषा अगर पूछी है तो ये पूछी है। फिर भाई इसके दो रूप आ जाते हैं, एक होती है संकुचित परिभाषा और एक होती है थोड़ी सी उससे ब्रॉड विस्तृत परिभाषा। तो ये जो कार्यात्मक परिभाषा है इसको हम क्या मानते हैं? इसको संकुचित परिभाषा माना गया है। ये जब कोई भी वस्तु जो केवल ये चार काम करती है, तो ये क्या है? एक मुद्रा की संकुचित भाषा है कि मुद्रा के और भी रूप हैं। इसमें तो खाली नकद या जो जमाएं होती हैं बैंकों के अंदर, जो मांग जमाएं हैं वो आती हैं। ऐसी मुद्रा की परिभाषा दें हम तो उसके अंदर केवल करेंसी, जो कागज के नोट और सिक्के हैं हमारे पास, और जो बैंकों में जो जमाएं हैं, मांग जमाएं हैं जिनको हम चेक लगा के निकाल सकते हैं, वो आती है केवल इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। इस परिभाषा के अनुसार जो है मुद्रा केवल करेंसी और मांग जमाएं हैं। ऐसी परिभाषा को हम क्या मानते हैं? ये संकुचित परिभाषा है। ये कैसी परिभाषा है? ये संकुचित परिभाषा है। इसके बाद अगर इन कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के अंदर और मौद्रिक परिसंपत्तियां और निकट मौद्रिक परिसंपत्तियां, निकट मौद्रिक जो परिसंपत्तियां हैं उनको भी अगर मिला दें तो वो क्या हो जाती है? हमारी विस्तृत परिभाषा हो जाती है। मुद्रा की एक विस्तृत ब्रॉड परिभाषा है, बड़ी परिभाषा है, उसका दायरा थोड़ा सा और बड़ा है। उसके अंदर क्या आ जाते हैं? बैंकों में, डाकखानों में जो एफडी, आरडी वो जो है वो परिसंपत्तियां भी आ जाती हैं, जिनको हम इजीली निकट मुद्रा भी बोलते हैं, जिनको हम थोड़े से समय में, अल्प समय में ही जिनको हम नकद में परिवर्तित कर सकते हैं या मांग जमाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको चेक के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसी अगर चीजें और मिल जाएं तो वो क्या हो जाती है? एक विस्तृत परिभाषा हो जाती है, जिसके अंदर मुद्रा को क्या मानते हैं? इस परिभाषा के अंदर कि ये कार्य भी करे और इसके अलावा जो मौद्रिक संपत्ति या निकट मौद्रिक संपत्ति है वो भी अगर मिला दे तो वो भी मुद्रा ही मानी जाती है, जिसको निकट भविष्य में हम अल्प समय में, थोड़े समय में ही मांग जमाओं में परिवर्तित कर सकते हैं या चेक के द्वारा हम उसको निकलवा सकते हैं। ठीक है भाई। फिर है उसके बाद छोटी छोटी से टॉपिक और भी हैं कि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या है? मुद्रा का मौद्रिक मूल्य किसे कहेंगे? मुद्रा के ऊपर जो लिखा हुआ है, कोई भी मुद्रा है, चाहे वो कागजी नोट है, चाहे सिक्के हैं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसका मौद्रिक मूल्य होता है कि उस चीज का मूल्य। जैसे मान लिया 5 रुपए लिखा है, किसी सिक्के के ऊपर 5 रुपए लिखा है, तो हम उससे 5 रुपए की वस्तु खरीद सकते हैं, वो उसका मूल्य है। ऐसी वस्तु जिसका मूल्य 5 रुपए है उसको हम उससे खरीद सकते हैं। उसे हम अंकित मूल्य भी कह सकते हैं। उसके ऊपर नोट के ऊपर, कागज के नोट के ऊपर 100 लिखा है, रुपए 100 लिखा है, तो 100 रुपए का मूल्य है, उस कागज के टुकड़े का 100 रुपए मूल्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे उसका वो मौद्रिक मूल्य है। उसका मौद्रिक मूल्य है, वो 100 रुपए का काम करेगा मार्केट के अंदर। 100 रुपए की वस्तु हम उससे खरीद सकते हैं, तो वो क्या है? उसका मौद्रिक मूल्य है। फिर अभी मुद्रा का वस्तु मूल्य क्या होता है? मुद्रा का वस्तु मूल्य होता है कि वो मूल्य है जिसकी वो मुद्रा बनी हुई है। जिस वस्तु की या जिस चीज की मुद्रा बनी हुई है उसका मूल्य जो है उसको हम कहते हैं मुद्रा का वस्तु मूल्य। ये क्या होते थे? जैसे पुराने टाइम में सोने चांदी के जो सिक्के होते थे उसका जो मूल्य है, उसका मूल्य जो है वो उसके ही बराबर होता था, जो अंकित मूल्य है उसी के बराबर वो होता था। तो उस वस्तु का उसका मूल्य है, उस धातु का या जिस चीज का भी वो बनी हुई है मुद्रा, उसका जो मूल्य है उसको कहते हैं
वस्तु मूल्य, जिस वस्तु की धातु बनी हुई है उस वस्तु के मूल्य को हम क्या कहते हैं, मुद्रा का वस्तु मूल्य, उसको कहेंगे मुद्रा का वस्तु मूल्य। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है कि मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का हम वर्गीकरण करते हैं, कितने प्रकार की मुद्रा होती है। तो सबसे पहले तो है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा, पूर्णकाय मतलब फुल बॉडीड, पूरी काय, पूरा शरीर जो मुद्रा का जो बना हुआ है उसका। तो इसमें आते हैं जो प्राचीन काल में सोने चांदी के सिक्के थे ना, वो आते हैं कि इसमें जिस वस्तु मूल्य, देखो हमने यहाँ पढ़ा था वस्तु मूल्य, मुद्रा का वस्तु मूल्य और मुद्रा का मौद्रिक मूल्य समान होता है। ऐसी मुद्रा जिसमें मुद्रा का वस्तु मूल्य और मुद्रा का मौद्रिक मूल्य समान होता है, यानी कि जिस धातु की वो मुद्रा बनी हुई है उसका मूल्य, उसका बाजार मूल्य और उसके ऊपर जो लिख रखा है उसका अंकित मूल्य है वो बराबर है। जैसे सोने का एक सिक्का है, प्राचीन काल में अंग्रेजी शासन काल था, उसमें सोने चांदी के सिक्के चलते थे। तो एक चांदी के सिक्के के ऊपर लिखा है जितना मूल्य लिखा है, अगर उसको पिघला के अगर मार्केट में बेचेंगे तो उसका मूल्य भी उतना ही होगा जितना हमें उसे एक चांदी के सिक्के की जो मौद्रिक मूल्य है। तो इस प्रकार की जो मुद्रा होती है उसको कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा, देखो समझ गए होगे ना, जिस वस्तु का वो बना हुआ है, मुद्रा बनी हुई है, उसका मूल्य और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो उसका अंकित मूल्य है, उसका मौद्रिक मूल्य है, वो समान होता है। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। इसमें सोने और चांदी के सिक्के आते हैं। दूसरा आता है अभी प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। जो मुद्रा है उसका प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा है, क्या लिखा है उसके ऊपर, उसको वो क्या होती है, वो कागज के नोट आते हैं इस तरह की मुद्रा के अंदर। जो अंकित मूल्य होता है वो उसके ऊपर लिख रखा है कि ये जो है इसका मूल्य इतना है, इसका मौद्रिक मूल्य इतना है, यानी कि जिसका कागज का कोई जिस वस्तु की मुद्रा बनी हुई है उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसमें जैसे इसमें कागज के नोट आते हैं, जो कागज यूज किया जाता है उसमें नोट बनाने में उसका कोई मूल्य नहीं माना जाता। तो इस तरह की जो मुद्रा है उसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। जो मुद्रा है, जो पूर्णकाय मुद्रा है, उसका केवल वो प्रतिनिधि कर रही है, उसका खुद का कोई मूल्य नहीं है, वस्तु मूल्य कोई नहीं है उसका, केवल सिर्फ मौद्रिक मूल्य है। कागजी नोट आते हैं इस तरह की मुद्रा में। फिर है अभी साख मुद्रा। साख मुद्रा, इसमें आते हैं धातु के सिक्के। साख मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है, ऐसी मुद्रा जिसका वस्तु मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। वस्तु मूल्य जिसकी वो बनी हुई है, जिस वस्तु की वो धातु बनी हुई है उसका मूल्य उसके ऊपर जो लिख रखा है अंकित मूल्य जो है उससे कम होता है, अंकित मूल्य अधिक होता है। जिस वस्तु की वो मुद्रा बनी हुई है उसका मूल्य कम होता है। जैसे 1 रुपए का सिक्के के ऊपर जो 1 रुपया लिखा है उसके जो जिस धातु का वो बना हुआ है उसका मूल्य अगर उसको पिघला के मार्केट में बेचे तो उसका मूल्य 1 रुपए से कम होगा। ऐसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं, साख मुद्रा। ये अंतर क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर अंकित मूल्य साख मूल्य से कम हो तो इससे कम हो, धातु के सिक्के जैसे हैं, उसकी जो जिस वस्तु का वस्तु मूल्य अधिक है और अंकित मूल्य कम है, तो लोग क्या करेंगे, उसको पिघला के बाजार में उसको जो उसका अंकित मूल्य है उससे अधिक मूल्य प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से इससे बचने के लिए क्या होता है, साख मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसका वस्तु मूल्य कम होता है और अंकित मूल्य अधिक होता है, वो क्या होती है, हमारी साख मुद्रा। देखो इसमें अंकित मूल्य काम करता है केवल, उसमें वस्तु का मूल्य 0 होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें वस्तु मूल्य कम और अंकित मूल्य अधिक होता है। इसमें वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों बराबर होते हैं, मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य बराबर। इसमें मौद्रिक मूल्य केवल, ये वस्तु मूल्य बिल्कुल नहीं, और इसमें मौद्रिक मूल्य अधिक और वस्तु मूल्य कम होता है। तो इस तरह से हमने ये मुद्रा का वर्गीकरण भी पढ़ा है। इसमें सिक्के आते हैं, धातु के सिक्के, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये सिक्के आते हैं। इसमें कागजी नोट आते हैं। इसमें चांदी सोने के सिक्के आते हैं जिनका अंकित मूल्य और वस्तु मूल्य बराबर होता है। तो हमने ये छोटे छोटे से टॉपिक किए हैं। इसमें मुद्रा की परिभाषाएं आई हैं, कार्यात्मक, वैधानिक, विस्तृत और संकुचित, और फिर वस्तु मूल्य, मौद्रिक मूल्य, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य, वस्तु मूल्य, फिर मुद्रा का
वर्गीकरण हमें पढ़ा है, छोटे छोटे टॉपिक आए, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान से समझना है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।